और अच्छे तरीके से हर एक विषय की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, क्रैश कोर्स के अंतर्गत हम लोग चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स में, और चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं चुंबकत्व एवं द्रव्य, जिसका नाम है मतलब मैग्नेटिज्म एंड मैटर। प्यारे साथियों, क्रैश कोर्स की आज लेक्चर नंबर जो है वो 20 है, 5 चैप्टर ठीक है, 5 चैप्टर आज खत्म हो रहे हैं। कल जो होगा वो 5वें चैप्टर का ऑब्जेक्टिव होगा। टोटल विद्यार्थी जी 15 चैप्टर है इसमें, ठीक है। अगर मैं ऑन एवरेज देखूं, अगर कल का एक क्लास छोड़ दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हालांकि अभी तक जितने 5 चैप्टर पढ़े हो उसमें थोड़ा सा ज्यादा समय ही देना पड़ता है ना। लेकिन जो बच्चों 15 चैप्टर पढ़े हो, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो 15 3 25 15 5 चैप्टर खत्म होते हैं। आपके पास 60 दिन है। अगर मैं 20 लेक्चर हो रहे हैं तो 20 से डिवाइड कर दूं, 3 से डिवाइड कर दूं तो 20 बार, है ना। मतलब 20 दिन में अगर 5 चैप्टर खत्म हो रहे हैं तो रेशियो अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही चल रहा है। क्रैश कोर्स जितने भी बच्चे ज्वाइन किए हो, आप लोग पहली बात तो जो ब्रह्मास्त्र बुक है उसको जरूर पढ़िएगा बच्चों। अगर आप ब्रह्मास्त्र बुक को रीड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लेक्चर में ब्रह्मास्त्र बुक के भी कंटेंट को पढ़ाया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव पूरे, और सब्जेक्टिव में वहां पर आपको कुछ प्रश्न एक्स्ट्रा भी पढ़ने को मिलेंगे और कुछ यहां पर एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलेगा। अर्थात दोनों को अगर देखेंगे तो मिलाकर के आपके अच्छे खासे प्रश्न तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरी उम्मीद यही है कि आप लोग इन बातों को समझ रहे होंगे, और जो तैयारी करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है आपको, उतनी ही शानदार तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे मित्रों का, मेरे दोस्तों का, मेरे टॉपर्स का, सभी का अभिवादन स्वीकार करता हूं। राधे राधे, जय श्री राम। ठीक है, चले बच्चों आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ चुके थे, और बहुत ज्यादा इसमें डेरिवेशन बच्चों नहीं आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन बनने की संभावना कम है। हाँ, ये नहीं कह सकता कि पूछे नहीं जा सकते, लेकिन क्या पूछा जा सकता है उसको भी हिंट जरूर दूंगा, ठीक है, हिंट जरूर दूंगा। और बाकी आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अगर मैं बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की आज के लेक्चर में सर आप क्या क्या डिस्कस करोगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आज के लेक्चर में, जैसे कल मैंने बता दिया था क्या क्या डिस्कस करेंगे, वैसे ही आज के लेक्चर में मैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में डिस्कस करूंगा। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ इसी लेक्चर में चुंबकीय बल रेखाओं को भी बताऊंगा। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। और आप सभी को चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये भी आप सभी को बताऊंगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है इसके बारे में भी बताऊंगा। अर्थात अच्छी और निरक्षी स्थिति के जो फार्मूले हो सकते हैं उनके बारे में बताऊंगा। चुंबकन तीव्रता क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा। चुंबकन तीव्रता क्या होती है अर्थात बच्चों आई के बारे में आपको बताऊंगा। चुंबकीय तीव्रता क्या होती है वो भी बताऊंगा। चुंबकीय तीव्रता जिसे हम H से डिनोट करते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। ओवरऑल देखे जाए तो मैं इन पॉइंट्स पर आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही साथ कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने टाइप करा रखे हैं। चुंबकीय विभव, चुंबकीय तूफान किसे कहते हैं, ऐसे कुछ 2-3 प्रश्न मेरे पास टाइप किए हुए भी हैं जिनको मैं आपको समझाऊंगा। चलिए बात करते हैं चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र उसी से परिभाषित हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र आप सभी को पता भी है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई चुंबकीय पदार्थ उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करता है, उसे उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। प्यारे विद्यार्थी जी, अगर मैं चुंबकीय बल रेखाओं की बात करूं तो आपके पास हेडिंग होनी चाहिए चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं बोल सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी बोल सकते हो। चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, ये क्या होती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? आइए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, इसकी परिभाषा, चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा। प्यारे विद्यार्थी जी, चुंबकीय बल रेखाएं, किसी भी कहीं पर भी चुंबक रखा होगा ना, तो किसी चुंबक के चारों ओर खींची गई काल्पनिक वक्र रेखाएं, किसी चुंबक के चारों ओर खींची गई काल्पनिक वक्र रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं,
प्रदर्शित करती हैं उन्हें चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। सर आज मेरा बर्थडे, आपको जन्मदिन की भैया हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कोर्स के पीडीएफ से क्वेश्चन याद करें या फिर जो आप पढ़ा रहे हैं उन्हें याद करें, प्लीज बताएं कंफ्यूज। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आप पूरा क्रैश कोर्स जो पढ़ रहे हैं इसमें एक्स्ट्रा भी पढ़ाया जा रहा है, फिर इसको तो पढ़ना ही है। कॉन्सेप्ट रट करके 12th की परीक्षा है और 12th की परीक्षा के साथ साथ बिहार बोर्ड का पैटर्न बच्चों इजी लग रहा है, लेकिन जब आप कंपटीशन में आप बैठोगे तो बहुत कठिन है। रट करके परीक्षा से पास नहीं हुआ जा सकता, इसलिए जो क्लासेस चल रही हैं उनको रेगुलर ज्वाइन करें और जो ब्रह्मास्त्र बुक दिया गया है उसको भी पढ़ें। जितना मटेरियल जो आपको भेजा जा रहा है टारगेट बोर्ड की तरफ से उसे पूरा याद करें और साथ ही साथ समझें, समझने पर भी ध्यान दें। मार्कशीट केवल कुछ दिन के लिए आपको खुशी का मौका देगा, लेकिन आपका ज्ञान हमेशा जीवन भर आपके साथ रहेगा, ठीक है। और ज्ञान है तो मार्कशीट अपने आप अच्छी हो जाएगी, अगर ज्ञान है तो मार्कशीट बच्चों अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो मेरा यही आपसे निवेदन है कि आप क्लासेस रेगुलर करें और ब्रह्मास्त्र बुक जो आपके पास पहुंची है उससे भी पढ़ाई करें, ठीक है। समझ गए? यू आर द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। धन्यवाद, थैंक यू सो मच बच्चों। सर आज हम ज्वाइन किए हैं, यही तो गलती है कि आप लोग पिछली बहुत सारी क्लासेस मिस कर देते हो। फिर कोई जितनी संख्या यहाँ दिखती है ना उसमें से 60 से 70% बच्चे रेगुलर वाले हैं, बाकी 30% कुछ आज आए, कुछ कल आएंगे, कुछ परसों आएंगे, कुछ 2 दिन नहीं आएंगे, ऐसा ही चलता रहता है। तो इसमें कहाँ से काम चलेगा? सर हम पीडीएफ निकलवाए हैं, बहुत अच्छा। चलो देखिए, किसी चुंबक के चारों ओर खींची गई काल्पनिक वक्र रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं उन्हें किसी चुंबक के चारों ओर खींची गई काल्पनिक वक्र रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं उन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। उन्हें चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। याद रखना, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं, पूछा जा सकता है 2 नंबर में, ये याद रखने योग्य है। और क्या पूछा जा सकता है 2 अंक में? ये विद्यार्थी जी 2 अंक में पूछा जा सकता है, 2 अंक में। 2 अंक में एक और प्रश्न बनता है कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। क्या? चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। तो मैं हेडिंग में लिख रहा हूं, क्या? चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। देखो थोड़ा सा बात कम करेंगे तो हम आपको सारी चीजें समझा पाएंगे। अगर मैं आपसे बातें करूंगा, आपके जो डाउट है उन्हें बस दूर करूंगा, बाकी अन्य बातों पर ज्यादा चर्चा करूंगा तो समय हो जाता है। क्रैश कोर्स की 1 घंटे की क्लास में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पर फोकस करना और लिख कर पढ़ना है, यह भी ध्यान देना है। कुछ प्रश्न लिख करके, कुछ प्रश्न आपको हम टाइप किए हुए पैनल पीडीएफ में जो प्रश्न आसान है या 2-2, 3-3 लाइन में है वो आपको भेज दिए जाते हैं, ठीक है, जिससे कि आप उन्हें याद कर सके। हालांकि ब्रह्मास्त्र बुक में आपको बहुत सारे क्वेश्चन टाइप मिल जाएंगे। तो चुंबकीय बल रेखाओं के गुण बच्चों क्या हैं? ध्यान देंगे। पहला चीज, आप चुंबकीय बल रेखाओं के गुण पढ़ा रहे हो तो सर बता दीजिए कैसे बनते हैं। बच्चों ये कोई नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये कोई क्षण चुंबक है। चुंबकीय बल रेखाएं कैसे बनती हैं? इससे नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और साउथ पोल की ओर जाती हैं। ऐसे नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ की ओर जाती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में जाती हैं, प्रकार से। समझ में आया? और फिर चुंबक के भीतर साउथ से नॉर्थ की ओर चलती है, चुंबक के भीतर साउथ से नॉर्थ, अर्थात ये एक तरह से बंद वक्र बनाती हैं। कभी चुंबक को देखना, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े डाल दो तो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े ठीक इसी प्रकार फैल जाएंगे, इसी प्रकार से पूरे अपने वक्र बना लेंगे। बहुत सारे छोटे लोहे के चुंबक जो होंगे, कण, लोहे के जो कण होंगे वो इसी प्रकार बना लेते हैं आकृति। तो वो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण ऐसा बना लेते हैं। तो किसी चुंबक के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार बनता है? इस प्रकार से बंद वक्र बनता है। क्योंकि देख सकते हो नॉर्थ से निकली चुंबकीय बल रेखाएं साउथ पे गई, फिर साउथ से नॉर्थ, तो इस प्रकार से तो ये पूरा बंद वक्र बन गया, है ना। तो ये कहते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। इसको लिखने से पहले ये लिखिए कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती हैं, दक्षिण ध्रुव की ओर, दक्षिण ध्रुव की ओर होती हैं, दक्षिण ध्रुव की ओर होती हैं। दूसरा पॉइंट, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं या फिर सीधे ये बंद वक्र बनाती हैं, ये बंद वक्र बनाती हैं, ये बंद वक्र बनाती हैं। तीसरा पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा,
चुंबकीय बल रेखाओं के चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा 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 चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। जैसे कि बच्चों यहां पर अगर हम ये देख रहे हैं चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है तो इस बिंदु पर ऐसे स्पर्श रेखा खींच दो। तो इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो इस डायरेक्शन में, इस बिंदु पर कहां होगी, स्पर्श रेखा खींच दीजिए, ऐसे होगी आगे की ओर। तो प्रत्येक बिंदु पर कहीं पर भी आपको स्पर्श बतानी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, बी से। तो ये वेक्टर बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो बच्चों वो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। ये 3 गुण हुए। अभी वैसे 4 गुण लिखने के लिए एग्जाम में आते हैं, तो आइए और भी गुण लिख देते हैं। चौथा, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, ठीक है। एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। भैया ये धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, ये कहां लिख रहे हो? ये तो आप वहां पर क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण बताने लगे। ये आप वैद्युत बल रेखाओं के गुण बता रहे हैं। और सर याद हो गया, वाह बहुत बढ़िया। यस सर याद हो गया, बहुत बढ़िया सर, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से समझ में आती है। धन्यवाद। और आपको भी अगर याद होता है तो भाई बहुत अच्छी बात है। हाँ ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। अच्छा इतने बस 4 भाई याद कर लो, बहुत है। 4 आप याद कर लो, इतना बहुत है, 4 ही याद करो। अच्छा अब इससे रिलेटेड और क्या भाई, चुंबकीय क्षेत्र आपको बता दिया किसी भी चुंबक के लिए। प्यारे विद्यार्थी जी आइए हम इस पर और बहुत सारी चर्चाएं कर लेते हैं, और इस पर बहुत सारी बातों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि कौन सी बातों पर चर्चा करेंगे? जैसे कि बच्चों चुंबकीय द्विध्रुव अगर चुंबकीय द्विध्रुव ये है इस प्रकार से, ये चुंबकीय द्विध्रुव है, इधर भी एक चुंबकीय, ये ध्यान से बस देखेंगे आप बच्चों। ये चुंबकीय द्विध्रुव है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ठीक है। तो अभी मैं हटा ही देता हूं, इसको पहले समझा देता हूं। तो बच्चों इसको नॉर्थ पोल वाले को +m से लिखते हैं और साउथ पोल को -m से लिखते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी को हम 2l मानते हैं। तो ये किस तरह से व्यवहार करता है? एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। कैसा? चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। यस और नो? क्या ये चीज पहले भी मैं बता चुका हूं? आपका जवाब आएगा यस सर बता चुके हैं। मैंने धारावाही लूप को भी आपको बताया है जब मैं चैप्टर नंबर 4 बता रहा था। ये चुंबकीय द्विध्रुव है। अगर इसका बच्चों आघूर्ण बताने के लिए कह दिया जाए, इसका आघूर्ण क्या होगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो प्यारे विद्यार्थी जी कैपिटल M से लिखते हैं और उसे स्मॉल m इंटू बीच की दूरी 2l इससे लिखते हैं। सदिश राशि है, इसकी दिशा किधर होगी? तो साउथ से नॉर्थ की ओर। अगर इसकी दिशा पूछ ले जाए तो बता देना यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि है, ठीक है, यह सदिश राशि है। इसकी दिशा किधर होगी? इसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होती है, मतलब S से N की ओर, S से N की ओर होती है। कुल मिला के बच्चों ये हो जाएगा। मात्रक क्या होगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। मात्रक जो होगा बच्चों वो होगा एम्पियर इंटू ए मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होगा। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ये हो जाएगा, ठीक है। यह सदिश राशि है, इसकी दिशा S से N की ओर होती है। बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को इससे रिलेटेड बातें याद रखनी है, ठीक है। बहुत अच्छे गुरुजी
ये ध्रुव सामर्थ्य होता है। स्मॉल एम को क्या बोलते हैं? ध्रुव सामर्थ्य बोलते हैं। स्मॉल एम ध्रुव सामर्थ्य, चाहे स्मॉल प्लस वाला हो या माइनस, इसे ध्रुव सामर्थ्य होता है। ध्रुव सामर्थ्य हो, इतनी बात बतानी मुझे जरूरी थी। ये क्षण चुंबक है। अब बच्चों अगर ये द्विध्रुव है, चुंबकीय द्विध्रुव है, इसके अच्छी स्थिति में कितनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, कौन बता सकता है? मैं आपको बता दूं बच्चों, जैसे कि आपने विद्युत द्विध्रुव में पढ़ा था, जैसे आपने विद्युत द्विध्रुव में पढ़ा था, ठीक वैसे ही आप यहां पर याद कर सकते हो। अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कौन बता सकता है? कमेंट करिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, डेरिवेशन भी सेम है, सेम डेरिवेशन, टू कॉपी डेरिवेशन, केवल और केवल सिंबल चेंज है बस। अगर मैं अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करूं, डेरिवेशन करूं, तो वो आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद करिए, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, यही आता था। याद है सबको? इसका डेरिवेशन सभी को याद होगा क्योंकि मैंने क्रैश कोर्स के भीतर ही करवाया है, वैद्युत द्विध्रुव बना करके उसकी अच्छी स्थिति पर ज्ञात किया है। तो अगर यहां पर बच्चों बताना होगा तो ठीक ऐसा ही होगा। कैसे? यहां पर E की जगह चुंबकीय क्षेत्र बताना है तो B होगा। वहां पर नियतांक की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती थी, यहां पर म्यू अपान में 4 पाई है, एप्सिलॉन नॉट नहीं है। म्यू नॉट अपान में 4 पाई है, बायोसेवर्ट के नियम में देखा था। अगर यहां पर मैं बात करूं 2p/r³, तो यहां 2 है, लेकिन वो विद्युत द्विध्रुव आगुण P है, यहां पर चुंबकीय द्विध्रुव आगुण M है, तो 2m अपान में बीच की दूरी जो भी रहे, r मानो d मानो, बुक में लिखा होगा शायद d, लेकिन r ही आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, r³ बच्चों ये हो गया अच्छी स्थिति में p एक्सिस। तो ये हो गया डेरिवेशन। इतने क्या टेस्ला, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। हो गया। तो अच्छी स्थिति में ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। अगर प्यारे विद्यार्थी जी यही निरक्षीय स्थिति में कह दिया जाए, तो मैं डेरिवेशन इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि बच्चों समय वहीं पर ज्यादा देना उचित है जहां से प्रश्न आए। बात रही फार्मूलों की, तो फार्मूले याद करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि चुंबकीय द्विध्रुव के अक्ष पर किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निम्न में से कौन होगा। तो ऑब्जेक्टिव में अगर ये आएगा तो आपको याद रहना चाहिए। फिर बात ये आती है कि सर आपने कहा है ठीक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं आया, डेरिवेशन आ गया। तो मैंने आपको हिंट दे दिया ना कि जैसे आपने विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, ठीक वैसे ही सर ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए दिसंबर महीना में लॉन्च होगा एप्लीकेशन। हाँ, दिसंबर महीना में लॉन्च होगा, लास्ट तक लॉन्च होगा, क्योंकि अभी अगर आप प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान दोगे तो क्रैश कोर्स की क्लासेस नहीं करोगे अच्छे से। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए एप्लीकेशन जो होगा वो टेस्ट देने का, ऑब्जेक्टिव टेस्ट देने का एप्लीकेशन दिसंबर मतलब कह सकते हैं 20 दिसंबर के आसपास लॉन्च किया जाएगा। क्योंकि जब तक क्रैश कोर्स की क्लासेस कंटिन्यू अच्छे तरीके से चल रही, टीचर्स इसमें भी बिजी हैं, क्योंकि वो टेस्ट भी बनाने के लिए आपके क्रैश कोर्स के क्वेश्चन प्लस और क्वेश्चंस वहां पर अपलोड किए जाए। बच्चों देखो, ऑब्जेक्टिव जरूरी नहीं है कि आप, मैं कहता हूं 1000 ऑब्जेक्टिव फिजिक्स के, ऐसे करके लगभग 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके 500 में 250 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। अब आप कहें कि सर नहीं, फिजिक्स में 1000 नहीं, हमको 2000 ऑब्जेक्टिव कराइए। हम तो कराने को तो क्लास करवा देंगे 2000 ऑब्जेक्टिव की, लेकिन दिक्कत इस बात की होगी कि आपको ज्यादा याद करना पड़ेगा, ज्यादा पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो समय ज्यादा लगेगा। और हम चाहते हैं कि 1000 पढ़ाएं और 1000 में आपके 70 ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाने हैं, भाई मैं झूठे वादे तो नहीं करता, लेकिन 70 में 50 प्लस आपके फंस जाएं। जिसमें से 50 प्लस अगर फंस जाएंगे तो बनाना आपको 35 है, तो भैया चलो हो गया। ठीक है, मैं ये नहीं कहता भैया कि हम 1000 ऑब्जेक्टिव आपको याद कराएंगे या 700 ऑब्जेक्टिव कराएंगे या 500 ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो उनमें 70 के 70 आएंगे। ये बात बिल्कुल गलत होगी मेरी तरफ से। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि 70 के 70 पूछ लिए जाएंगे, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि 70 में 50 के आसपास पूछ लिए जाएंगे। कुल मिलाकर के आपको 35 प्रश्न जो बनाने हैं वो पढ़ाए हुए आ जाएंगे। तो अगर ये बात सत्य हो रही है तो इसके लिए आपके पास पर्याप्त समय है। ठीक है, क्लियर? चलो, तो निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये कई बार ऑब्जेक्टिव में आया है, लेकिन किसी को याद है किस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछा गया था इससे? बी इक्वेटोरियल पोजीशन पर निरक्षीय स्थिति में बी अक्षीय और बी निरक्षीय के बीच में संबंध बताना होता है, वो आता है। तो ये होगा म्यू नॉट अपान में 4 पाई, याद करिए जैसे वहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पी अपान में r³ होता था, तो यहां पर केवल p की जगह m हो जाएगा, r³ हो गया। ये विद्यार्थी जी किसका हो गया संबंध?
ये निरक्षीय स्थिति में हो गया। अब जरा देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव ये बनता है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव विद्यार्थी जी बनता है कि जो बी अक्षीय है, बी अक्षीय है, ये निरक्षीय, बी निरक्षीय से कैसे संबंधित है। तो आप देखिए जो बी निरक्षीय का मान है उसका 2 गुना है बी अक्षीय, मतलब इसके मान में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो बी अक्षीय की वैल्यू आ जाती है। तो ये बी निरक्षीय लिखा हुआ है, अगर हमें इसे बी अक्षीय के बराबर करना है तो इसके मान में क्या 2 से केवल गुणा कर दो, कुल मिला के यहां पर 2 लिख दो, तो बी अक्षीय बराबर 2b निरक्षीय। ये संबंध कई बार ऑब्जेक्टिव में आया है बच्चा पार्टी, और कई बार मैंने करवाया भी है। तो इसलिए इस प्रश्न को आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए विद्यार्थी जी याद रखेंगे, इसको आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे। क्रैश कोर्स का मतलब क्या है कि प्रश्नों को कराना, हर एक प्रश्न। समझ गए? किसी को यहां तक में कोई दिक्कत? सर जो आप क्रैश कोर्स में पढ़ा रहे हैं वो भी लिखते जाऊं, बिल्कुल लिखिए। और जो क्रैश कोर्स की ब्रह्मास्त्र की बुक है वो पढ़ने के लिए उसमें भी कुछ मतलब लगभग 90% यही सब है, तो वो भी पढ़िएगा। लेकिन सर लिखिए कि नहीं लिखिए, ये कौन सी बात है, लिखिए, इससे प्रैक्टिस होगी, आपकी तैयारी होगी अच्छी, लिखना तो पड़ेगा। ए भैया क्या बात है ना, है ना? कह रहे हैं कि सर आपके हाथ मेरे फ्यूचर से भी ज्यादा ब्राइट है। आपका फ्यूचर बच्चों पता नहीं किन असीम संभावनाओं से जुड़ा हुआ होगा, पता नहीं, आपको भी नहीं पता होगा कि हम फ्यूचर में क्या बनेंगे। मुझे नहीं पता था मैं कितना बड़ा शिक्षक बनूंगा, कितनी ऊंचाइयों तक जाऊंगा, जैसे अभी भी अब आगे नहीं पता है। मैं मेरी सोच जो जहां तक जा सकती है, मैं सोच रहा हूं कि भाई भारतवर्ष तक सीमित रहूंगा या फिर भारतवर्ष भर में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने लग जाऊं। अभी तक तो मेरी सोच वहीं तक सोच पाती है, लेकिन पता नहीं कहां पर जाऊंगा, है ना? तो ये होती है कहां तक जा सकता हूं, ये आपका मेहनत, आपके किए गए कर्मों का फल, आपकी चेष्टा, आपकी लगन, आपकी निष्ठा, आपकी ईमानदारी, इन पर जुड़ा होता है ना? तो आपका फ्यूचर बहुत उज्जवल है बच्चों, बहुत उज्जवल है। आप बेहतर कमाई कर रहे हैं ये सेकेंडरी हमेशा रखना, आप बेहतर इंसान जीवन में हैं, इससे खुशी की बात कोई नहीं होती। मैं खुद को अगर बेहतर इंसान कभी कभी खुद को महसूस करता हूँ, खुद खुश होता हूँ, गर्व महसूस करता हूँ कि दुर्व्यसनों से दूर हूँ, विचारों से दूर हूँ, पढ़ाने में मस्त हूँ, अच्छा माहौल है, एक अच्छा परिवार है, इसका नाम है टारगेट बोर्ड। तो मेहनत करते हुए मजा आता है। तो यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है और यही सबसे बड़ी खुशी। अगर आप अपने काम से खुश हैं, अपने आसपास लोगों से, मित्रों से, दोस्तों से, परिवार से खुश हैं, इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं। अगर आपके मन में ईर्ष्या, द्वेष, जलन होगा तो आप जीवन में खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए बच्चों अब आप उस समझदारी की दहलीज पर हैं जहां पर से अगर आप नासमझ होना शुरू कर देंगे तो आपके दिमाग में हमेशा निगेटिव माइंडसेट घुसा रहेगा। अगर आप पॉजिटिव सोचने लगोगे तो हमेशा आपका दिमाग पॉजिटिव सोचने लगेगा। उम्र के इस पड़ाव पर आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा अपना चरित्र, अपना व्यक्तित्व और अपने मन को शांत रखना है, अच्छा बनाना है, ठीक है? ये याद रखें। इसलिए आप लोगों को ये चीजें दिमाग में रखनी चाहिए। पढ़ाई अच्छे से मेहनत से करिए, है ना? और फ्यूचर तो ब्राइट होगा ही। चलो बताओ इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं भाई? आगे बढ़े। इतनी बातें समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है। चुंबकीय विभव की बात कर लेते हैं। अच्छा ये तो हमने शायद कल बताया था, अगर नहीं बताया है तो देख लो। चुंबकीय विभव इकाई उत्तरी उत्तर को, उत्तरी उत्तर मतलब समझ रहे हो ना, एकांक, एकांक नॉर्थ पोल को अनंत से चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे चुंबकीय विभव कहते हैं। इसे v द्वारा सूचित किया जाता है। इसका भी एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है या एक अदिश राशि है। मतलब ये बच्चों सूत्र कहां से आया? तो v बराबर w अपान में m, WFS करके एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव याद करो, डेरिवेशन किया गया था। ठीक वैसे ही यहां पर भी डेरिवेशन करेंगे तो ये विद्युत चुंबकीय विभव का सूत्र आएगा। m क्या है? तो ध्रुव शक्ति है। ये m को आप m नॉट भी लिख सकते हो, परीक्षण ध्रुव शक्ति भी लिख सकते हो, r दूरी। तो ये विद्युत चुंबकीय विभव का हो गया। इसके बाद बच्चों हम लोग और अन्य कुछ बातों पर चर्चा कर लेते हैं। चुंबकन तीव्रता किसे कहते हैं? प्रश्न आता है कभी कभी एग्जाम में, चुंबकन तीव्रता किसे कहते हैं? आइए बताते हैं। चुंबकन तीव्रता किसे कहते हैं? चुंबकन तीव्रता किसे कहते हैं? चुंबकन तीव्रता किसे कहते हैं? तो इसका जवाब क्या दीजिएगा आप? चुंबकन तीव्रता किसे कहते हैं, इसका जवाब आप क्या दे सकते हैं? विद्यार्थी जी ध्यान से सुनिएगा। चुंबकन तीव्रता वह सीमा है जो यह बताती है कि कोई पदार्थ कितनी सीमा तक चुंबकित हो चुका है। ठीक है, कितनी सीमा तक चुंबकित हो चुका है। तो यहां पर लिखेंगे चुंबकन तीव्रता
चुंबकन तीव्रता, चुंबकन तीव्रता, या फिर ऐसे लिखेंगे कोई पदार्थ कितनी सीमा तक, कोई पदार्थ कितनी सीमा तक चुंबकित हो चुका है, चुंबकित हो चुका है, कोई पदार्थ कितनी सीमा तक चुंबकित हो चुका है, यह उसकी चुंबकन तीव्रता निर्धारित करती है, यह उसकी चुंबकन तीव्रता निर्धारित करती है, यह उसकी चुंबकन तीव्रता निर्धारित करती है। चुंबकन तीव्रता क्या करती है, निर्धारित करती है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, नहीं जानते हो तो जान लो, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र अगर पूछ लेंगे आप कि सर सूत्र तो बता दीजिए, तो आई बराबर एम अपान में वी होता है, आई बराबर एम अपान में वी होता है बच्चा पार्टी, आई बराबर एम अपान में वी, आई बराबर एम अपान में वी। अगर आप कहोगे कि एम क्या है तो ये भी लिख लोगे यहां, तो एम है बच्चों वो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण सीधे लिख सकते हो, चुंबकीय आघूर्ण है। वी क्या है, तो वी बच्चों आयतन है किसका, पदार्थ का, वी आयतन है उस पदार्थ का। तो ये बच्चों हो गई चुंबकन तीव्रता। अगर पूछेगा कि चुंबकन तीव्रता किसे कहते हैं, तो ये उसके लिए हम लोग लिखेंगे, ठीक है। मात्रक लिखना चाहो तो आपको पता है एम का मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये मीटर क्यूब है, तो मीटर स्क्वायर से 1 मीटर 2 मीटर कट जाएंगे तो 1 मीटर बचेगा, अर्थात बच्चों इसका मात्रक जो होगा वो होगा एम्पियर प्रति मीटर, इसका मात्रक जो होगा वो होगा एम्पियर प्रति मीटर। क्लियर हुआ, तो ये चुंबकन तीव्रता की बातें सारी स्पष्ट हो गई, ठीक है। बताइए क्लियर है, चलें आगे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, चुंबकीय तीव्रता किसे कहते हैं। चुंबकीय तीव्रता चुंबकन पदार्थ की होती है, चुंबकीय तीव्रता क्षेत्र की होती है, ठीक है। आइए इस बात को लिखते हैं, चुंबकीय तीव्रता किसे कहते हैं। ध्यान से सुनना, कुछ बच्चों को समझ में कम आता है ना, इसे समझाना पड़ता है। चुंबकीय तीव्रता किसे कहते हैं, देखो दोनों में अंतर है। चुंबकीय तीव्रता किसे कहते हैं, प्रश्न, या चुंबकीय तीव्रता को समझाइए, ऐसे भी पूछा जाता है। चुंबकीय तीव्रता किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न है। मैंने क्या कहा, जरूरी नहीं कि ये किसे कहते हैं पूछा जाए, ऐसे भी आ सकता है कि चुंबकीय तीव्रता को समझाइए। हाँ, इसको समझ गए। चुंबकन तीव्रता क्या है, ये बच्चों पदार्थ की होती, चुंबकन तीव्रता पदार्थ की होती है, ठीक है, याद रखेंगे। चुंबकन तीव्रता पदार्थ की होती, पदार्थ की औकात बताती, लिख दें, पदार्थ की चुंबकन तीव्रता पदार्थ की तीव्रता होती है, पदार्थ की तीव्रता होती है। तीव्रता का मतलब किससे लगाना, औकात से। कोई पदार्थ कितनी सीमा तक चुंबकित हो चुका है, यह उस पदार्थ की तीव्रता है, चुंबकन तीव्रता। जबकि बच्चों चुंबकीय तीव्रता क्या है, चुंबकीय तीव्रता यह है जिस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा कोई पदार्थ चुंबकित होता है उसे चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनना, किसी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा कोई पदार्थ जब उसमें रखा जाता है तो वह चुंबकित हो जाता है, तो वह उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, ठीक है। तो चुंबकीय तीव्रता की परिभाषा इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। चलो आइए लिखना शुरू कर देते हैं। उत्तर में वह चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, वह चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता जो किसी पदार्थ को चुंबकित करती है, जो किसी पदार्थ को चुंबकित करती है, जो किसी पदार्थ को चुंबकित करती है, उसे, वह चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता जो किसी पदार्थ को चुंबकित करती है उसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं, उसे चुंबकीय तीव्रता
कहते हैं। इसे H से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या कहते हैं? H से प्रदर्शित करते जो वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से सुनना। कोई पदार्थ, इसको हम ऐसा समझाते हैं, मान लो कोई चुंबक है, कोई ये चुंबक है, ये किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, ठीक है, तो ये इसका चुंबकीय क्षेत्र जो है, वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? H। और जो इसके भीतर चुंबकन तीव्रता है वो है I। अब इन दोनों के कारण जो वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बनी वो है B/8। ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो है H, जो कि इस पदार्थ को चुंबकित कर रही है। जब ये पदार्थ के भीतर भी चुंबकीय गुण है और उसको जितना चुंबकित होना हुआ अधिकतम सीमा तक, तो जरूरी थोड़ी कि जितना भैया लोहा है, लोहा ज्यादा अधिक चुंबकित हो सकता है, कॉपर है कम चुंबकित होगा, चांदी है कम चुंबकित होगा, तो वही तो है उसकी चुंबकन तीव्रता I, वो चुंबकन तीव्रता I है, I की वैल्यू। लेकिन इन दोनों के योग से जो वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बनी वो B/8 है। सर गजब तहलका मचा दिए। मतलब बच्चा पार्टी, हम गौर करेंगे इस बात पर कि क्या वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो गौर करना मेरी बात पर। वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी बच्चा पार्टी, वो क्या होगी? B/μ0 इज इक्वल टू H+I। H+I। यहां पर तो गुरुजी हमको H की वैल्यू निकालनी है, तो H इक्वल टू B/μ0 माइनस का I। इन दोनों के योग से ही वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बनी है। ये बच्चों हो गई चुंबकीय तीव्रता, याद रखना। ये क्या हो गई? चुंबकीय तीव्रता। ये क्या हो गई बच्चों? चुंबकीय तीव्रता। इसका भी मात्रक एम्पियर प्रति मीटर ही होता है, इसका भी मात्रक एम्पियर प्रति मीटर ही होता है, ठीक है, इसका भी मात्रक एम्पियर प्रति मीटर ही होता है। क्लियर है? ये निर्वात की चुंबकशीलता है μ0। सर कभी मेरे ओर भी देख लीजिए। अरे आपकी ओर ही देख रहे हैं। खेलेगा? अच्छा खेलेगा फ्री फायर? जब आप लोग ना कमेंट करते हो। सर यूट्यूब सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कल मैंने यूट्यूब में 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए थे। जिन लोगों ने नहीं देखा, देखना, शेयर करना, पढ़ना, लिखना। सर गलत लिख, क्या गलत लिख दिया बबुआ? बताइए। वह चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता जो किसी पदार्थ को चुंबकित करती है उसे चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। सब कुछ तो सही लिखा है बाबू, सब कुछ तो सही लिखा है, ठीक है। मात्रक एम्पियर प्रति मीटर, वही जो पीछे एम्पियर प्रति। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत? हाँ क्लियर? चलो, एम्पियर प्रति मीटर, H बराबर B/μ0I। अब बच्चों एक प्रश्न और होता है कि चुंबकशीलता किसे कहते हैं? भैया सब में सब है। चुंबकशीलता किसे कहते हैं? नेक्स्ट प्रश्न बताया ना मैंने कि छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनको आप लोगों को याद रखना है। चुंबकशीलता किसे कहते हैं? चुंबकशीलता से कहते हैं, चुंबकशीलता किसे कहते हैं? अब ध्यान देना, चुंबकशीलता मतलब बच्चों म्यू के बारे में ये पूछ रहे हैं। तो क्या होता है, किसी भी, इसका उत्तर क्या लिखेंगे? किसी पदार्थ के भीतर, उत्तर में लिखना है किसी चुंबकित पदार्थ के भीतर, चुंबकित पदार्थ के भीतर, पदार्थ के भीतर, किसी चुंबकित पदार्थ के भीतर के चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र B तथा चुंबकीय क्षेत्र B तथा बच्चों चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता को अभी हमने किससे लिखा था? H से लिखा था। तथा चुंबकीय तीव्रता, तथा चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात को पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं। के अनुपात को पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं, पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं। अर्थात बच्चा पार्टी
ये हो जाएगा क्या, म्यू इज इक्वल टू बी अपान में एच। हो गया क्लियर। ये हो गया चुंबकशीलता का सूत्र, म्यू इज इक्वल टू, क्लियर हुआ। हाँ, तो अभी आपको मैंने ये 3-4 प्रश्न लिख करके बता दिए। एक बच्चों, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आज आपको चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखा, विद्युत विभव कारण अच्छी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, सारी चीजें मैंने बता दी हैं। एक आपका ये चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण बता दिए और अच्छी निरक्षी के सूत्र बता दिए, चुंबकन तीव्रता बता दिए। अच्छा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी यहीं पर बताओ, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अच्छा, आगे टिक करते हैं। ये चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीयशीलता, विद्युत विभव। आइए अब ये पढ़ लीजिए जो और प्रश्न है। चुंबकीय तूफान क्या है? तो चुंबकीय तूफान पर गौर करेंगे। चुंबकीय तत्वों में जो भी चुंबकीय तत्व होते हैं, लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, चुंबकीय तत्वों की श्रेणी में आते हैं, निकिल। तो चुंबकीय तत्वों में होने वाली नियमित परिवर्तन, दीर्घकालिक, वार्षिक, दैनिक, कुछ भी हो सकता है, लेकिन परिवर्तन होता है। दैनिक परिवर्तन के अलावा कभी कभी अचानक उग्र परिवर्तन होता है, कभी कभी अचानक से परिवर्तन हो जाता है, जिसे चुंबकीय तूफान कहते हैं। मतलब जो चुंबकीय तत्व होते हैं, जैसे लोहा ही ले लो, निकिल ले लो, इनमें वार्षिक हो या महीने में हो या प्रतिदिन हो, कोई भरोसा नहीं, लेकिन जो भी परिवर्तन होगा, अगर वह परिवर्तन एकदम अचानक से हो जाए तो उसे चुंबकीय तूफान कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। ये देख सकते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुण लिखो। अब इसका मतलब ये नहीं कि केवल प्रतिचुंबकीय पढ़ना है, आपको अनुचुंबकीय पदार्थों के भी गुण लिख लेना है। अब कुछ काम मैं होमवर्क भी दूंगा, जैसे आज होमवर्क मैं यही दूंगा, क्योंकि आप लोगों को पढ़ना तो है नहीं, मैं ऐसे ही पढ़वाऊंगा, याद करूंगा। क्योंकि आप लोग अगर यही सारी चीजें देख लोगे तो ब्रह्मास्त्र बुक में नहीं देखोगे। ब्रह्मास्त्र बुक में आपको अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ, इनके गुण लिखे हुए मिल जाएंगे। प्रतिचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थों के गुण लिखिए। अब ये गुण कोई अलग से नहीं है, याद करने वाली चीज है, इसमें कोई बहुत समझना नहीं है। ठीक है, इंटर में पहुंच चुके हो, 1, 2, 3 के बच्चे नहीं हो, तो ये चीजें आप लोग स्वयं से याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो ना। समझ चुके हो कि हाँ, प्रकृति में पाए जाने वाली जो चुंबकीय पदार्थ हैं उनको 3 भागों में बांटा गया, अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ है जो इनमें चुंबकत्व का गुण बहुत ज्यादा होता है, और प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय की विशेष कंडीशन होती है। इनकी क्षेत्र रेखाएं कम प्रबल होती हैं, ज्यादा प्रबल होती हैं। लौह चुंबकीय की बहुत ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रबल होती हैं। वो सारी चीजें होती हैं, गुण इनके, वो आप लोग पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। आइए समझा देते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के 4 गुण लिखिए। तो ये ठोस, द्रव या गैस की अवस्था में हो सकता है, अर्थात प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसी भी अवस्था में हो सकता है, ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है, या गैस में भी हो सकता है। दूसरा, यह चुंबकीय क्षेत्र द्वारा निर्बलता से विकर्षित होता है। मतलब अगर कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा निर्बलता से विकर्षित होगा, प्रतिकर्षित होता है, इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता है, क्योंकि ये पदार्थ इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते, तो इनमें चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा प्रभावकारी नहीं होता है। इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से कम होता है, अर्थात प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उनकी जो आपेक्षिक चुंबकशीलता है, अर्थात म्यू आर, आपेक्षिक चुंबकशीलता जो म्यू आर है, उसका मान जो है बच्चों क्या होता है, 1 से कम होता है। 1 से क्या होता है, कम होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कम होता है तथा ऋणात्मक होता है। जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है उसका भी मान बच्चों कम होता है और ऋणात्मक भी होता है। सर याद है या फिर भी लिखेंगे? नहीं, अगर याद है तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है, याद है तो फिर भी लिखने की जरूरत नहीं है। 1-2 बार बाद में लिखिएगा, 2-3 हफ्ते बाद रिवीजन के लिए, बाद में अपना खुद से सेल्फ स्टडी में लिखिएगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि तुरंत ही लिखे, जरूरी नहीं तुरंत ही लिखे। तो ये आपका होमवर्क है आज, ये तीनों चीजें आप ब्रह्मास्त्र बुक से याद करोगे। किससे याद करोगे? ब्रह्मास्त्र बुक से याद करोगे। ब्रह्मास्त्र बुक जो मेरे प्यारे छापू सुल्तान के लिए बनाई गई थी, छापू सुल्तान के लिए। आप लोग देखना जाके, मैंने उस पीडीएफ को स्वयं से एडिट किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो पीडीएफ में जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न हैं, जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न हैं, उनमें जो फिगर हैं सब मेरे हैंड रिटन, मतलब मेरे बनाए हुए फिगर हैं, वही फोटो वहां भी लगी हुई। और दूसरी चीज, मेरी भाषा भी आपको 60 to 70% मेरी ही लैंग्वेज मिलेगी, जो मैंने आपको नोट्स में भेजी होगी, प्रॉपर जो फुल कोर्स से बच्चे जुड़े हुए थे उसी नोट्स की लैंग्वेज वहां पर भी इस्तेमाल की गई है, ताकि बच्चों आप जब लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हो तो ये ना कहो कि सर लॉन्ग क्वेश्चन में दूसरी लैंग्वेज लिखी हुई है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में दूसरी परिभाषा है, थोड़ा सा याद करने में दिक्कत हो रही है। तो मैंने दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी प्रश्नों में इस बात का ध्यान रखा है कि आपको वही कंटेंट भेजा जाए जो मैंने आपको पढ़ाया है। बस प्रश्न क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड है, बात है, प्रश्न की भाषा जो है वो क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड है। दूसरी चीज, जो चित्र है उनको कलर देना, उनको एडिट करना, सेट करना, ये सब खुद से किया हुआ है।
ठीक है, बुक में खुद से किया हुआ है। बुक इस चित्र का कलर क्या देना है, कहाँ पर कैसे रखना है, वो चीजें है, तो टाइम लगता है, समझ रहे हैं। चलिए, तो ब्रह्मास्त्र बुक आप लोगों को पढ़ लेना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। चुंबकशीलता से आप क्या समझते हैं? चुंबकशीलता अभी मैंने क्या बताया? अच्छा, अभी तो मैंने भी चुंबकशीलता के बारे में बताया है। आप ये परिभाषा याद रखोगे, ये वाला ना याद रखो। चुंबकशीलता ये वाला, चुंबकीय प्रेरण एवं पारगम्यता का एसआई मात्रक। चुंबकीय प्रेरण, तो चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला है। सोचो, चुंबकीय प्रेरण, कुछ लोग सोचते हैं अलग चीज है, नहीं, चुंबकीय क्षेत्र ही चुंबकीय प्रेरण है। चुंबकीय क्षेत्र ही बच्चों चुंबकीय प्रेरण है। तो चुंबकीय प्रेरण एवं पारगम्यता का मात्रक बताना है, तो चुंबकीय प्रेरण मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या? टेस्ला। एक टेस्ला बराबर न्यूटन पर एम्पियर, और मात्रक में परिवर्तन दिखाया गया है। चुंबकीय पारगम्यता का एसआई मात्रक जो होता है तो हेनरी प्रति मीटर होता है। चुंबकीय पारगम्यता का जो मात्रक होता है वो हेनरी प्रति मीटर होता है। अब बच्चों बात कर लेते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की, है ना। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पर नहीं, चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव पर, द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण, कार्यरत बल आघूर्ण। अगर किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कहीं पर कोई चुंबक रख दिया जाए, मान लो बच्चों किसी कोण पर ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र फैला हुआ है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र फैला हुआ है, और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र के भीतर कोई भी चुंबक रख दिया गया, कोई भी चुंबक थीटा कोण बनाते हुए रख दिया गया, ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, कोई भी इस प्रकार से रख दिया गया। ये चुंबकीय क्षेत्र बी है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है ये चुंबक। तो बच्चों जो इसमें उत्पन्न आघूर्ण होगा, बल आघूर्ण, टाउ बराबर वो होगा एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। या कह सकते हो टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी। इससे ऑब्जेक्टिव बनता है, याद होगा आप लोगों को, इससे ऑब्जेक्टिव बनता है। एक चीज और है, टाउ का यही सूत्र डायरेक्ट नहीं आता, पहले हल करते हैं हम लोग जब, तो एन आई ए बी साइन थीटा आता है, एन आई ए बी साइन थीटा आता है। इसी से तो तुलना करके बताई गई है, बताया जाता है कि जैसे विद्युत में टाउ बराबर पी ई साइन थीटा होता है, ठीक वैसे ही ये विद्युत के लिए है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में बताया जाता है विद्युत में, वैसे ही यहां पर भी है। तो बी साइन थीटा, ई साइन थीटा को हटा दें, तो जैसे ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है पी, ठीक वैसे बी साइन थीटा को हटा दीजिए तो एन आई ए जो है वो एम बन जाता है। इसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। एन क्या है? तो फेरों की संख्या है। कोई भी चुंबक रखा जाए या बच्चों कोई लूप रखा जाए, जरूरी नहीं यहाँ पे क्या रख दिया जाए, कोई लूप रखा जाए, इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसका क्या ए क्षेत्रफल है, ठीक है, लूप का, और इसमें क्या फेरे कई लपेटे हुए एन। तो ये भी तो द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है, और ये चुंबक भी द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। तो किसी चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण भी टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, किसी धारावाही लूप पर लगने वाला भी बल आघूर्ण भी टाउ बराबर एम बी साइन थीटा ही होगा। ठीक है, समझ गए? क्लियर है? तो ये चैप्टर होता है खत्म बच्चों। महत्वपूर्ण बातों पर हमने डिस्कशन कर लिया है। आपको जो भी लगे तो आप फुल कोर्स, अगर अभी आपके पास रिवीजन का समय हो तो इस चैप्टर का आज फुल कोर्स वाले कुछ वीडियो अगर देखना हो तो आप देख सकते हैं। बाकी आपका ये चैप्टर आज से खत्म होता है। इससे न्यूमेरिकल पूछे जाने की संभावना बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, और मैं क्योंकि वही पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर न्यूमेरिकल की चर्चा ज़्यादा करता हूँ क्रैश कोर्स के भीतर, जहाँ से पूछा जाएगा। जैसे विद्युत धारा वाले चैप्टर से प्रतिरोधों का संयोजन और साथ ही साथ किरचॉफ के नियम से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने वहां पर एक न्यूमेरिकल की क्लास क्रैश कोर्स के भीतर भी ली थी। हालांकि आप पढ़ना चाहो तो खुद से भी वो चीजें पढ़ सकते हो। ठीक, अब जैसे न्यूमेरिकल जहां से पूछा जाएगा वो होगा 6वां चैप्टर जो आगे पढ़ोगे, उसके बाद 7वां जो आएगा प्रत्यावर्ती धारा, वहां से न्यूमेरिकल पूछे जाने की संभावना होगी, तो वहां पर न्यूमेरिकल की क्लास लीजिए। उम्मीद है आप सभी बातें अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे होंगे और जहां जहां जो चीज इंपॉर्टेंट बताई जा रही है उनको जरूर पढ़ रहे होंगे। लव यू सो मच बच्चों। इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और मन लगा करके खुद पढ़ाई करते रहें, सेल्फ स्टडी भी फोकस कीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक आप सभी लोग मन लगा करके पढ़ाई करते रहें। कल हम लोग इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्लास करेंगे, तो आप लोग तैयार कर लेना, ब्रह्मास्त्र बुक पे देख लेना और फिर अपना आंसर जांच करना कि कितने हमें याद हो गए। लव यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।